हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। सीटेट फरवरी 2026 में हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के जो क्वेश्चन पेपर है पेपर 2 का, इसमें 60 क्वेश्चन सोशल साइंस से पूछे जाते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस 1, 2, 3 कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें प्रैक्टिस 4 हम करने वाले हैं दोस्तों। सभी प्रैक्टिस में हमने 60 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपने क्लास के आज को। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, महाद्वीपों से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉन्टिनेंट, यानी कॉन्टिनेंट से संबंधित जो बात है, महाद्वीप से संबंधित बातों पे हमें विचार करना है। एशिया महाद्वीप का विस्तार उत्तरी दक्षिणी दोनों गोलार्ध में है। तो जो एशिया महाद्वीप है, यानी द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एक्सटेंड अक्रॉस बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो एशिया जो हमारा महाद्वीप है दोस्तों, वो केवल उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में ये नहीं है। तो यानी ये ऑप्शन हमारा पहला नंबर क्या है, गलत है। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका महाद्वीप का विस्तार केवल दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका कंटिनेंट्स आर स्प्रेड ओनली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है, ये दोनों ही हमारे दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है। नहीं दोस्तों, जो दक्षिण अमेरिका है, मोस्ट ऑफ साउदर्न अमेरिका इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो दक्षिणी अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वो नॉर्दर्न नहीं बल्कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है। तो मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये हमारा करेक्ट है। तो इसमें हमारा करेक्ट कौन कौन सा हुआ, कौन सा दोस्तों, 2 नंबर और 4 नंबर हमारा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें 2 और 4 हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ये रहना चाहिए, यहाँ पे 2 और 4, 2 और 4 ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है और खड़ी ढाल होती है, यानी उसका जो स्लोप है वो खड़ा होता है और उसकी ऊंचाई क्या है, 600 मीटर से अधिक होती है, उसे हम पर्वत कहते हैं। तो पर्वत किसे कहेंगे दोस्तों, यानी ऐसी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई क्या है, 600 मीटर यानी 600 मीटर से अधिक होनी चाहिए और उसका जो ढाल है खड़ी, यानी खड़ी ढाल हो, यानी कि स्लोप क्या हो, स्टीप हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पर्वत कहते हैं। अ हिल हुज हाइट इज मोर देन 600 मीटर एंड हैज़ स्टीप स्लोप्स इज कॉल्ड माउंटेन्स। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्लेसियन यूराल पर्वत पुराने वलित पर्वत हैं। ऑप्लेसियन एंड यूराल माउंटेन्स आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा हिमालय है क्या है, वो नवीन वलित पर्वत है, यानी कि न्यू ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। लेकिन जो ऑप्लेसियन है, ऑप्लेसियन हमारा अमेरिका में है और यूराल क्या है, यूरोप में स्थित है। तो ये दोनों ही पुराने वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो ऑप्लेसियन और यूराल जो है पुराने वलित पर्वत में आते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। राइन घाटी वासजेस पर्वत भ्रंसोत्थ पर्वत के उदाहरण है, यानी राइन वैली वासदेस, और वासदेस नहीं, यहाँ पे वासजेस रहना चाहिए। तो राइन वैली और वासजेस जो है ये क्या है, फॉल्ट माउंटेन नहीं दोस्तों, यानी कि ये क्या पूछा, भ्रंसोत्थ पर्वत नहीं, ब्लॉक माउंटेन, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। तो जो राइन घाटी है वो जर्मनी में स्थित है और जो वासजेस पर्वत है ये फ्रांस में स्थित है, दोनों यूरोप में स्थित है। और ये क्या है, ये ब्लॉक माउंटेन भ्रंसोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। किलिमंजारो फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो किलिमांजारो कहाँ है, अफ्रीका में स्थित है। फ्यूजियामा कहाँ है, फ्यूजियामा जापान में स्थित है और ये दोनों ही ज्वालामुखी पर्वत है, यानी किलिमंजारो फ्यूजियामा आर वोल्केनिक माउंटेन। तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ हो जाएगा उपर्युक्त सभी, हमारा उत्तर करेक्ट हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है हमारा, इसमें हमको कंसीडर करना है दोस्तों, क्या देखना है इस कथनों में क्या क्या। हमने एक स्लाइड में 3-3, 4-4 प्रश्नों को शामिल कर लिया है, ताकि हमारा जो सोशल साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबको कम से कम स्लाइड में हम उसको कंप्लीट कर सकें। तो ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट अलग अलग करके भी आ सकता है। कुछ बहुत सारे प्रश्नों को एक तरह से मिलाकर ऑप्शन में भी एक साथ भी पूछा जाता है। तो हमको यहाँ पर प्रश्न पे ध्यान देना है कि कौन सा प्रश्न कैसा है, वहाँ पर प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। द तिब्बतियन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ये हमारा करेक्ट है। छोटा नागपुर का पठार में, जो छोटा नागपुर का पठार है वो लोहा, कोयला, मैग्नीज का भंडार पाया जाता है। तो जो पठारी एरिया होता है वहाँ वो मिनरल्स के लिए क्या होता है, बहुत ही फेमस होता है। तो जो हम लोग के यहाँ जो छोटा नागपुर पठार है वो क्या है, आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है।
हुंडरू जलप्रपात छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो कौन सा छोटा नागपुर एरिया में है, कौन सा, जो हुंडरू जलप्रपात है, और ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो फॉल्स इज लोकेटेड ऑन, रेखा ने स्वर्ण रेखा, थोड़ा टाइपिंग एरर होगा दोस्तों यहाँ पर, स्वर्ण रेखा रिवर ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। लावा पठार में लाल मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो लावा पठार होता है यानी रेड सॉइल इज फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटीज इन द लावा प्लेट्यू। तो जो लावा प्लेट्यू वहाँ पर रेड सॉइल नहीं बल्कि वहाँ पर काली मिट्टी यानी काला, जो काली मिट्टी होती है ये यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा 1 जो है 1, 2, 3 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। हमने इसी तरह कथन में ही प्रश्न लिए हैं और एक एक आप देखेंगे सभी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सभी में शामिल है। तो भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये करेक्ट है, यानी जो ग्रीनविच है उससे हमारा जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। और जो भारत का मानक समय माना गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो यामुत्तर है यानी कि लैटिट्यूड, हाँ दोस्त, लॉन्गिट्यूड, देशांतर को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यहाँ पर लॉन्गिट्यूड यहाँ दिया भी है। तो ये क्या है, भारत का मानक समय है। अमेरिका में 7, क्योंकि ये सब देश बहुत बड़े बड़े हैं तो इसलिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ज़्यादा है। तो अमेरिका में मानक समय कितने हैं, 7 मानक समय हैं। देयर आर 7 स्टैंडर्ड टाइम इन अमेरिका, देयर आर 6 स्टैंडर्ड टाइम इन कनाडा, देयर आर 11 स्टैंडर्ड टाइम इन रसिया। तो रसिया में 11 हो गए, कनाडा में 6 हैं और अमेरिका में 7 स्टैंडर्ड टाइम को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे क्या रहे, सभी करेक्ट हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर भी दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को हिमाद्री कहते हैं, जिसको महान हिमालय भी हम कहते हैं। तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, सबसे उत्तरी, फिर ये बीच वाला है और ये सबसे नीचे ने दक्षिणी वाला है। तो जो सबसे उत्तरी है इसे हम महान हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयज इज कॉल्ड हिमाद्री। तो ये हमारा करेक्ट है। जो सबसे नीचे वाला है यानी सबसे दक्षिणी पार्ट है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस कॉल्ड शिवालिक, इसे शिवालिक कहते हैं। और जो बीच वाला जो पार्ट है इसे हम हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। नर्मदा व तापी पूर्व में बहने वाली नदियां हैं। इन नर्मदा एंड तापी आर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। तो ये पूर्व में नहीं बल्कि नर्मदा और तापी क्या है, ये रिफ्ट वैली यानी कि रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियां हैं और ये पश्चिम में बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। नहीं दोस्तों, ये यहाँ पे जस्ट उल्टा है। जो हमारा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है ये पश्चिम में नहीं बल्कि ये पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द रिवर्स फ्लोइंग इन द वेस्ट। तो ये हमारा गलत है। तो हमारा 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो उत्तर दूसरा देखिए, यहाँ पर केवल 1 और 2 क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमको इससे विकल्प से क्या मतलब है दोस्तों, एक तरह से हमको प्रश्न पे हमको कंसिडर करना है, कंसंट्रेट करना है कि कौन सा प्रश्न किस तरह से, वहाँ पे प्रश्न डिफरेंट टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो हमको प्रश्न पे ध्यान देना है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, लवणता यानी सैलिनिटी 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। यानी जब हम समुद्र की जो लवणता है उसको ज्ञात करते हैं तो जो 1000 ग्राम में जो मौजूद नमक की मात्रा होती है उसी को हम लवणता कहते हैं। यानी सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। महासागर की जो औसत लवणता होती है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन इज 35% फॉर 1000 ग्राम। यानी 1000 ग्राम जो 35 ग्राम होता है, 35 भाग होता है, वही क्या होता है, महासागर की औसत लवणता होती है। एवरेज है, किसी का ज़्यादा किसी का कम भी होता है। मृत सागर की लवणता सर्वाधिक है। इसकी लवणता लगभग क्या है, 340 है। इसकी लवणता 340 और सबसे ज़्यादा है। यानी जब लवणता अधिक होती है तो घनत्व भी क्या होता है, उसका अधिक होता है। और घनत्व अधिक होने पर यहाँ पे जो मनुष्य हैं इसमें डूबते नहीं बल्कि तैरते हैं। तो ये भी कारण है कि लवणता अधिक होने पर जल का जो डेंसिटी है, घनत्व वो अधिक हो जाता है, जिससे मनुष्य इसमें डूबता नहीं है। द डेड सी हैज़ हाईएस्ट सैलिनिटी। तो ये भी करेक्ट है। ये आपका इजराइल में स्थित है। जो हमारा मृत सागर है इजराइल में स्थित है। महासागर की गतियाँ, जो महासागर है इसमें 3 तरह की गति होती हैं। एक तो तरंगे होती हैं, दूसरा ज्वार भाटा होता है और धाराएं होती हैं। तो प्रश्न में आ सकता है कि महासागर कितनी गतियाँ होती हैं। तो महासागर की 3 गतियाँ होती हैं, जिसमें से एक तरंग है, दूसरा ज्वार भाटा है और तीसरा धाराएँ हैं।
ओशन मूवमेंट्स, वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। ये 3 प्रकार की गतियाँ महासागरों की होती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे सारे ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। आगे जो प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुनामी शब्द चीनी भाषा का शब्द है। नहीं दोस्तों, जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। ये क्या है, ये जापानी भाषा का शब्द है। नहीं, द वर्ड सुनामी इज चाइनीज वर्ड, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, तो ये हमारा गलत है। बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। साइन ऑफ मेजर सुनामी कैन बी रिसीव्ड 3 आवर्स इन एडवांस, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो सुनामी चेतावनी प्रणाली है, इसको क्या है, प्रशांत महासागर में लगाया गया है और हिंद महासागर में भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, तो प्रशांत महासागर में ऐसी व्यवस्था किया गया है। तटीय क्षेत्र में जल की कमी सुनामी के संकेत है। यानी जब सुनामी आने वाली हो तो जो तटीय क्षेत्र का जो जल, यानी तट पर जो जल होता है, ये काफ़ी तेज़ी से पीछे जाने लगता है। उसके बाद फिर अचानक क्या करता है, बड़ी लहरों के रूप में आगे आता है। तो जो तटीय क्षेत्र में जल की कमी होती है वो सुनामी के संकेत होते हैं। लैक ऑफ वाटर इन द कोस्टल एरिया इज साइन ऑफ सुनामी, तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी के एक सीध में होने पर निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। लो टाइड्स अकर व्हेन द सन, मून, अर्थ इन द स्ट्रेट लाइन, तो ये जब तीनों एक लाइन में होते हैं तो इस समय इनका जो बल होता है, फोर्स होता है, वो सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर निम्न ज्वार नहीं बल्कि उच्च ज्वार आता है। ये क्या होता है, उच्च ज्वार होता है। निम्न ज्वार कब होता है, जब ये तीनों 90 डिग्री पे होते हैं। जब ये तीनों अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो निम्न ज्वार आता है, यानी कि लो टाइड होता है। और जब ये एक सीध में स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो यहाँ पे उच्च ज्वार होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ीलियन धारा गर्म धारा है। ठीक है दोस्तों, तो गल्फ स्ट्रीम है जो ब्राज़ीलियन धारा है, ये गर्म धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ीलियन करेंट इज़ अ वार्म करेंट, ये ऑप्शन हमारा सही है। लेब्राडोर हम्बोल्ट ठंडी धाराएं की एग्जाम्पल हैं। तो लेब्राडोर हम्बोल्ट इज एन कोल्ड वाटर, ये कोल्ड करेंट, तो ये भी हमारा करेक्ट है ऑप्शन। गर्म जो महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न, क्योंकि भूमध्य रेखा पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से जो गर्म धाराएं हैं, यानी कि क्या है, वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, इक्वेटर से निकल कर क्या है, ये ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। गर्म व ठंडी जलधारा जहाँ पर मिलती है वहाँ पे मत्स्य जो मछली उत्पादन होता है सर्वाधिक होता है। यानी कि गर्म धारा और ठंडी जलधारा जब दोनों आपस में मिलती है तो वो मछली के उत्पादन के लिए वहाँ पर एक सैरगैसो शैवाल होता है, उसका उत्पादन होता है, जो मछलियाँ उसको खाती हैं, इसलिए वहाँ पर मछलियों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। फेज प्रोडक्ट्स इज़ हाईएस्ट एट द प्लेस वेयर हॉट एंड कोल्ड वाटर करेंट्स मीट, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा जो है एक अमेरिका में और जापान में कुछ प्लेसों पे ऐसे यहाँ पे जो दोनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे इसकी मात्रा ज़्यादा होती है मछलियों को। तो इसमें हमारे चारों हुए ऑप्शन क्या है, सही है, उपयुक्त सभी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की बात करें तो जो सेरीकल्चर है, ठीक है दोस्तों, सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो सेरीकल्चर का संबंध आप देखेंगे रेशम कीट पालन से है। पीसी कल्चर की बात करें तो पीसी कल्चर क्या है, ये मछली पालन से संबंधित होता है। वीटी कल्चर क्या है, वीटी कल्चर आपका अंगूर की खेती से संबंधित होता है। जो हॉर्टिकल्चर होता है वो उद्यान यानी बागवानी से संबंधित होता है। आप देखेंगे यहाँ पर उद्यान कृषि यानी बागवानी है, गार्डनिंग से आता है ये। और क्या है हमारा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी ग्रोइंग क्रॉप्स यानी फसलों से रिलेटेड जो होता है, फसल से होता है, ये होता है। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट। ऑप्शन से हमें नहीं मतलब है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसको हम पीडीएफ आपको दे देंगे दोस्तों। तो सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन है। पीसी कल्चर मछली पालन है। वीटी कल्चर आपका अंगूर की खेती से संबंधित होता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड होता है। और जो एग्रीकल्चर होता है वो फसलों को उगाना यानी फसलों की खेती से रिलेटेड होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल चावल, यानी जो गहन निर्वाह कृषि की जाती है उसमें जो मुख्य फसल होती है वो क्या होती है, चावल होती है। द मेन क्रॉप ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज राइस, तो ये करेक्ट है। यानी कि गहन निर्वाह कृषि में जो मुख्य फसल होती है वो कौन होती है, चावल होती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाया जाता है। तो ये गहन निर्वाह कृषि की बात कर रहे थे, यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि नहीं है, वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात कर रहे हैं। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में जो सामान्य रूप से फसलें उगाई जाती हैं उसमें मुख्य रूप से गेहूं और मक्का की खेती की जाती है। यानी वेट
एंड मैसेज वीट रहना चाहिए यहाँ पे, वीट एंड मैसेज आर द कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स इन कॉमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। तो गेहूँ और मक्का की खेती इसमें की जाती है। आगे है मिश्रित कृषि में कृषि व पशुपालन शामिल होता है। जो मिश्रित कृषि होता है इसमें कृषि यानी खेती और साथ साथ पशुपालन यानी कि पशुओं के चारा के लिए भी जो फसलें उगाई जाती हैं वो भी दोनों शामिल होती हैं। तो मिक्स्ड फार्मिंग इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों ही मिश्रित कृषि के भाग हैं। स्थानांतरित कृषि आदिम निर्वाह कृषि का प्रकार है, जो हम लोग स्लैश एंड बर्न कहते हैं यानी झूम कृषि होता है, वो स्थानांतरित कृषि है दोस्तों, और वो आदिम निर्वाह कृषि में आता है। तो आदिम निर्वाह कृषि में दो आते हैं, एक तो आपका झूम कृषि आता है और एक जो चलवासी पशु चारण होता है यानी पशुओं को जो चराने वाला काम होता है वो भी आदिम कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट होंगे, उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रोपड़ कृषि की बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। तो रोपड़ कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो रोपड़ कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पर। गेहूँ का विकास सुअपवाहित मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। तो जो गेहूँ का विकास वो जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा होती है, और इसमें सुअपवाहित मृदा यानी कि सुअपवाहित का मतलब इसमें पानी का लैगिंग नहीं होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। जैसे धान में पानी की ज़्यादा जरूरत होती है तो गेहूं में पानी ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं होती है। तो गेहूं का विकास सुअपवाहित मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। वीट ग्रोज बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड सॉइल, ये भी हमारा करेक्ट है। पटसन का उत्पादन जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से होता है। तो जो पटसन है यानी जूट है, इज प्रोड्यूस्ड वेल इन एल्यूवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल होना चाहिए यहाँ पे, एलुवियल सॉइल। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कहीं मिस्टेक है तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, हम इसको करेक्ट भी कर देंगे जब पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर पटसन का जो उत्पादन होता है वो जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से होता है, ये भी करेक्ट है दोस्तों। कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सुअपवाहित मृदा व पर्वतीय ढाल की आवश्यकता होती है, यानी कॉफ़ी जो उत्पादन होता है वहाँ पे हल्के बारिश की हमेशा आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ पर भी पानी रुकना नहीं चाहिए। बारिश उसको आवश्यकता है लेकिन ढलान है जिससे पानी वहाँ पे रुकने न पाए, तो वहाँ पर कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है वो अच्छे ढंग से हो पाता है। वेल ड्रेन सॉइल एंड माउंटेन स्लोप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉफी प्रोडक्शन। तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर भी हमारे चारों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है, कुछ हम ये जो वन है फॉरेस्ट से रिलेटेड बातें की गई हैं यहाँ पर। आबनूस जिसे एबोनी कहते हैं, आबनूस, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। प्रश्न में पूछा गया है कि सिंकोना ने किस क्षेत्र में, जो सिंकोना है वो किस क्षेत्र में उगता है, यानी किस क्षेत्र या किस फॉरेस्ट का ये हिस्सा है, किस पर्वत में, किस वन में ये उगते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो जो आबनूस यानी एबोनी है, रोजवुड है, रबड़ है और सिंकोना है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। यानी जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जहाँ पर सिंकोना, रोजवुड, रबड़ और एबोनी के पेड़ पाए जाते हैं। एबोनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना आर फाउंड इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आगे है जो सागौन, शीशम, चंदन, सहतूत के वृक्ष मानसूनी वन में पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर ये मानसूनी वन है, यानी उष्णकटिबंधीय वन है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी इसे कहते हैं, यानी कि जो डिसिडस फॉरेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। जो डिसिडस फॉरेस्ट यानी जिसके पत्ते गिर जाते हैं, इनमें ये सारे पेड़ आते हैं। दैट क्या है यहाँ पर, रोजवुड, सैंडलवुड एंड मलबरी ट्रीज आर टाइप्स ऑफ मानसून फॉरेस्ट। तो ये भी हमारे सारे करेक्ट हैं। अकासिया, यूफोरबिया व खजूर और साथ साथ इसके कैक्टस यानी जो नागफनी होता है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नहीं, जहाँ पर जो कम वर्षा यानी सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अकासिया, यूफोरबिया, खजूर, कैक्टस ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। अकासिया हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। अकासिया, यूफोरबिया एंड डेट पाम आर फाउंड इन एरियाज रिसीविंग लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो ये क्या है, करेक्ट है। क्योड़ा, नारियल व एंगार के वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। यानी जो मैंग्रोव है ये क्या है, क्योड़ा, कोकोनट एंड एम्बर। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एंगार होना चाहिए। एंगार ट्री आर फाउंड इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये चारों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है यहाँ पर भी। तो इसमें से सेपरेट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो चारों को हमको कौन सा वन है और किसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से ट्री किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ये इसको हमको याद रखना है। सारे ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर क्या है, भारत में 18 जैव मंडल नीचे यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो टोटल कितने हैं, 18 हैं दोस्तों। क्या है, फॉर रिजर्व हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया।
तो यहाँ पे ये जय बायोस्फीयर रिजर्व होना चाहिए, बायोस्फीयर, ये फियर रिजर्व हो गया है, तो बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है कितने हैं टोटल, 18 है इंडिया में। इसमें से 10 की गणना विश्व के जैव मंडल नीचे में की गई है, यानी कि इसमें जो यूनेस्को साइट में कितने शामिल है बायोस्फीयर रिजर्व, तो 10 नहीं बल्कि 13 यानी कि 13, जो इस अभी कुछ दिन पहले ही 13वां जो डिक्लेयर किया गया था, तो 13 जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को साइट में यानी कि वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में काउंट किया गया है। सर्वप्रथम नीलगिरी को जैव मंडल नीचे क्षेत्र घोषित किया गया था। नीलगिरी वॉज फर्स्ट डिक्लेयर्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व, इसको सबसे पहली बार घोषित किया गया था और कब किया गया था, 1986 में, 1986 में इसको सबसे पहली बार जैव मंडल नीचल यानी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिमलीपाल जो आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व को हम आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं, और जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल रिजर्व एरिया इज लोकेटेड इन उड़ीसा, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा वहाँ पे 1, 3 और 4 क्या है, करेक्ट है। तो 1, 3, 4 करेक्ट है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, सही है। यहाँ पर 14 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं हम, भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना है वो 1872 में किया गया था। 1872 में जो लॉर्ड मेयो था, यानी मेयो, उस समय का जो मेयो था गवर्नर जनरल, उसके समय में 1872 में सबसे पहली बार जनगणना की गई थी। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया इज काउंटेड इन 1872, तो ये भी करेक्ट है। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो मेयो था। इसके बाद 1881 में रिपन के द्वारा, यहाँ पर एक्स्ट्रा है ये, 1881 में जो रिपन था, ये 1872 में तो शुरुआत किया गया, लेकिन 1881 से क्या है, यानी नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 382, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जन्म दर, मृत्यु दर के जनसंख्या के परिवर्तन के कारक हैं, यानी जो हमारा जनसंख्या परिवर्तन होता है, जनसंख्या में कम या फिर वृद्धि होती है, उसमें जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, मेन फैक्टर हैं। बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर फैक्टर्स ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन ओनली, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो यहाँ पे जन्म दर, मृत्यु दर और साथ साथ होता है क्या, माइग्रेशन यानी प्रवास, यानी प्रवास के कारण भी जनसंख्या में कमी या वृद्धि होती है। तो माइग्रेशन भी एक फैक्टर इसका होना चाहिए। तो 3 फैक्टर होते हैं, जन्म दर यानी बर्थ रेट, डेथ रेट मृत्यु दर, और प्रवास यानी माइग्रेशन इज द 3 फैक्टर फॉर द चेंजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। तो थर्ड हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। भारत में अधिकतर प्रवास शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में होता है, ये भी गलत है दोस्तों। जो हमारे यहाँ प्रवास होता है यानी माइग्रेशन होता है वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र से शहर में, यानी गांव के लोग क्या है, शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन इन इंडिया इज फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरिया, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड नंबर करेक्ट के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि उद्योग व कृषि के बीच अंतरापृष्ठ है, इंटरफेस है, यानी जो रोपड़ कृषि होता है दोस्तों, ये रोपड़ कृषि क्या है, कृषि और उद्योग के बीच क्या है, एक तरह से बीच की कड़ी है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज द इंटरफेस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, यानी रोपड़ कृषि जो कृषि और उद्यान के बीच की एक कड़ी के रूप में माना जाता है। कर्नाटक की मुख्य जो रोपड़ फसल है वो कॉफ़ी है। कर्नाटक में हम लोग के यहाँ कॉफ़ी का जो उत्पादन सर्वाधिक रूप से अरेबिका किस्म का जो होता है वो कर्नाटक में ही होता है। द मेन प्लांटेशन क्रॉप ऑफ कर्नाटका इज़ कॉफ़ी, और यहाँ पे जो हमारे इंडिया में अरेबिका, जो अरेबिका वैरायटी है वो इसका प्लांटेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है। आस, अमन व बोरो धान की 3 फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, जो आस है, अमन एंड बोरो आर द 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी। तो यहाँ पर आप देखेंगे असम है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, असम है, वेस्ट बंगाल है। इस एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पर बारिश अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर 3 फसलें क्या होती हैं, वर्ष में 2 और 3 फसलें पैदा किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। तो आस, अमन, बोरो ये धान के 3 फसलें जो असम में, वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं। रबी व खरीफ फसलों के बीच जायद की फसलें बोई जाती हैं, यानी कि रबी फसल होती है, खरीफ फसल होती है, इसके बीच का जो समय दिया जाता है, गैप होता है, उसी में जायद फसल को भी उगाया जाता है। तो ये भी करेक्ट है। जायद क्रॉप्स आर सोन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो ये हमारे ऑप्शन यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सभी क्या है यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, चावल के लिए उच्च तापमान व अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, यानी राइस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। जो चावल होती है इसके लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। तो ये करेक्ट है।
गंगा सतलज का जो मैदान है वो गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। गंगा सतलज का मैदान जो है दोस्तों, यहाँ पर गेहूं, जो हमारा प्लेन एरिया है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है। द गंगा प्लेन इज़ नोन फॉर व्हीट प्रोडक्शन, तो ये भी करेक्ट है। ज्वार देश का तीसरा जो है खाद्यान्न फसल है। ज्वार यानी कि ज्वार जो मिलेट्स होते हैं दोस्तों, ज्वार इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फूड क्रॉप ऑफ द कंट्री, तो ये भी करेक्ट है। यानी ज्वार जो होता है वो तीसरा जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल में आता है। मक्का क्या है, रबी का फसल है, तो मक्का आपका रबी का नहीं बल्कि ये खरीफ फसल है। ये क्या है, ये खरीफ फसल है दोस्तों। तो मक्का क्या है, खरीफ का फसल है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो 1 2 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 3 क्या है, करेक्ट है। आगे क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, लीन सीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स, तो जो अलसी है और सरसों है ये दोनों ही रबी की फसलें हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तिल दक्षिणी भारत में रबी की फसल है, तो तिल क्या है दोस्तों, दक्षिण भारत में रबी की फसल है। और दक्षिण भारत में रबी की नहीं बल्कि ये यहाँ पर देखना पड़ेगा, तिल दक्षिण भारत में रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल है। ये दक्षिण भारत में नहीं बल्कि उत्तरी भारत में ये रबी की फसल है, और दक्षिण भारत में क्या है, ये खरीफ की फसल है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अरंडी जो है तो है, यानी कि जो कैस्टर होता है, रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में बोए जाते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अरेबिका कॉफ़ी यानी जो कर्नाटक में बोए सबसे ज़्यादा ग्रो होता है इंडिया में, ये यमन से सबसे पहली बार कहाँ से आया था, अरेबिका जो किस्म की कॉफ़ी है वो कहाँ से आया गया था, तो ये सबसे पहली बार यमन से आया था। तो 1 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट है। तो 1 2 4 यहाँ पर 1 2 4 रहना चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 है, इसको हम 4 करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। परपटी यानी कि भूपर्पटी, क्रस्ट की बात कर रहे हैं। परपटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो भूपर्पटी में जो सर्वाधिक मात्रा में वजन के अनुसार अगर हम बात करें तो परपटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द क्रस्ट, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। पायरोक्सिन ये मिनरल्स है दोस्तों। पायरोक्सिन सामान्यतः उल्का पिंड यानी उल्का पिंड में सामान्य रूप से जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको पायरोक्सिन कहते हैं। पायरोक्सिन इज़ कॉमनली फाउंड इन मेटेराइट्स, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सैलों का विज्ञान पेट्रोलॉजी कहलाता है। सैल यानी कि जो पर्वत है, चट्टान है, इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है। द साइन ऑफ रॉक इज स्टडी ऑफ होना चाहिए, क्या है दोस्तों, रॉक आज कॉल्ड पेट्रोलॉजी, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज यानी सैल जो होते हैं उसमें सामान्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन से मिनरल पाए जाते हैं, तो उसमें फेल्ड्स्पार तथा क्वार्ट्ज जो होते हैं। द मिनरल्स कॉमनली फाउंड इन रॉक आर फेल्ड्स्पार एंड क्वार्ट्ज, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सारे ही ऑप्शन हमारे उसमें सही हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है ये, इसमें क्या है, पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है, यानी पेडोलॉजी इज अ सॉइल साइंस, यानी कि मिट्टी का अध्ययन, मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नदियाँ युवा अवस्था में वी आकार की घाटी बनाती हैं, ये भी सही दोस्तों। रिवर्स क्रिएट वी शेप्ड वैली इन द रिवर यूथ, यानी अपने जो युवा अवस्था होती है नदियाँ उस समय ये वी आकार की घाटी बनाती है। प्रौढ़ावस्था में नदियों में जल की मात्रा घट जाती है, तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। जब नदियों की प्रौढ़ावस्था आती है तो उसमें जल की मात्रा में घट नहीं बल्कि बढ़ जाती है। प्रौढ़ावस्था में इसके जो जल की मात्रा है वो बढ़ जाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिवर्स डिक्रीजेस ड्यूरिंग एडल्टहुड, तो डिक्रीजेस नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीजेज रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नदियाँ वृद्धावस्था में गोखुर झील का निर्माण करती हैं। गोखुर झील यानी जब ऐसे आते हैं तो ये गाय के खुर, यानी गाय के खुर की तरह, गाय के जो पैर के नीचे खुर होता है उस तरह से झील बनाते हैं, उसे गोखुर झील कहते हैं, और ये वृद्धावस्था में नदियों के द्वारा बनाया जाता है। रिवर्स फॉर्म्स ऑक्सबो लेक इन ओल्ड एज, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चारों यहाँ पर सही है। यहाँ पर हिमालय चलते हैं, हिमालय में चलते हैं दोस्तों, हिमालय की कुछ बातें करेंगे। कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कश्मीर हिमालय के भाग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और एक आप याद रखिएगा जास्कर, इसमें और एक कौन रहेगा, जास्कर, ये चारों ही क्या है, कश्मीर हिमालय के भाग हैं। कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल एंड यहाँ पे जास्कर पार्ट्स ऑफ कश्मीर हिमालय, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, यानी करेवा, कश्मीर हिमालय में करेवा मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पर सेफ्रॉन यानी केसर की खेती अच्छे से की जाती है। जो केसर की खेती की जाती है वो करेवा मिट्टी में ही की जाती है। कश्मीर हिमालयज आर फेमस फॉर करेवा, तो ये भी सही है। फार्टूला नहीं, फोटुला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, तो ये भी आपका सही है। फॉल्स
और क्या है फॉल्स नहीं, फोटुला पास क्या है, फोटुला पास इज लोकेटेड इन द जास्कर रेंज, ये करेक्ट हो जाएगा। और जो खारदुंगला दर्रा है ये लद्दाख श्रेणी में आता है, तो खारदुंगला पास इज लोकेटेड इन द लद्दाख रेंज, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। आगे प्रश्न है अमरनाथ गुफा चरार ए शरीफ ये किस श्रेणी में आता है, किस प्लेस पे आता है? तो अमरनाथ केव एंड चरार ए शरीफ इज लोकेटेड कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, सिक्किम हिमालय और कोई नहीं। तो जो अमरनाथ गुफा है और चरार ए शरीफ है ये दोनों ही क्या है, कश्मीर हिमालय के भाग हैं, ये दोनों ही कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी जो अरावली पहाड़ी है उसके उत्तर पूर्व में जो भारत का थार का मरुस्थल है ये अरावली पहाड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित है। द इंडियन डिजर्ट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अरावली हिल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लूनी नदी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है, तो जो डिजर्ट एरिया है भारत का जो रेगिस्तान है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी वहाँ का कौन है, लूनी नदी है, तो लूनी रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर, ये भी सही हो जाएगा। प्लाया झीलों का जल मीठा होता है, तो जो यहाँ पर रेगिस्तान एरिया में जो प्लाया झील पाए जाते हैं, प्लाया झील पाए जाते हैं दोस्तों, उसका जो पानी होता है स्वीट नहीं बल्कि सॉल्ट यानी कि मीठा नहीं नमकीन होता है और इससे नमक बनाया जाता है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। मेसोजोइक काल में यह समुद्र का हिस्सा था, यानी जो हमारा डिजर्ट एरिया है मेसोजोइक पीरियड में क्या था, ऐसा माना जाता है कि जो मेसोजोइक पीरियड था इस समय ये क्या था, एक समुद्र का भाग था, तो ये क्या है करेक्ट है। तो 1 2 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा 1 2 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कयाल जैसी स्थलाकृति, यहाँ पर स्थलाकृति रहेगा, यानी कयाल जैसी जो स्थलाकृति है वो मालाबार तट पर पाए जाते हैं। मालाबार तट कहाँ होता है, केरल, यानी केरल जो होता है वो मालाबार तट पर स्थित है, यहाँ मालाबार तट या केरल भी कह सकते हैं। इस एरिया में जो एक तरह से झील टाइप की रहती है दोस्तों, इसे कयाल कहा जाता है। यहीं पे जो बच्चे, यहीं पे जो बोट रेसिंग वाला उनका जो तमिलनाडु केरल में जो होता है ना, पोंगल नहीं होता, ओणम होता है, ओणम में जो फेस्टिवल होता है वहीं पे नौका दौड़ जो कराई जाती है वो इन्हीं कयालों में ही की जाती है। कयाल फॉर्मेशन आर फाउंड इन द मालाबार कोस्ट, ये आपका सही है। रीची द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार, हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं, उसमें बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, उनके अलग अलग नाम भी हैं। तो अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उसी में एक रीची द्वीप भी है। तो रीची जो द्वीप समूह है, रीची आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी रहना चाहिए यहाँ पर। सैंडल पीक इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अंडमान, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मिनिकॉय द्वीप अरब सागर में स्थित है, तो मिनिकॉय जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में टोटल कितने हैं, यहाँ पे 500, यहाँ पे लगभग 522 द्वीप हैं अंडमान निकोबार की बात करें। और जो लक्षद्वीप है वहाँ पर 36 द्वीप हैं। 36 द्वीप में 11 ऐसे द्वीप है जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर निवास है। कहीं कहीं आपको 10 भी देखने को मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में 11 द्वीप दिए गए हैं कि 11 द्वीप पे क्या है, निवास पाया जाता है। मिनिकॉय आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी, तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 सभी यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता चलते हैं दोस्तों। अब हड़प्पा सभ्यता में फेयंस का प्रयोग मन की चूड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता था। फेयंस एक मटेरियल है जो मतलब उसको नेचुरली नहीं, इस एक आर्टिफिशियल यानी जो मैन मेड होता था। फेयंस एक मटेरियल जो मैन मेड होता था और इसी से मन के चूड़ियाँ इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता था। इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन फेयंस वाज यूज्ड टू मेक बीड्स एंड बैंगल्स, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पर। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। तो गंगा एंड यमुना आर मेंशन्ड ओनली वन इन ऋग्वेदा, तो ये भी 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे स्थित है, यानी हड़प्पन साइड जो इनाम गांव है वो घोड़ नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ घोड़ रिवर, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मगिरी यानी जो एक हड़प्पन साइट है ब्रह्मगिरी, यहाँ से एक कब्र पाया गया है, उस कब्र में 33 सोने के मनके और शंख के क्या है एविडेंस मिले हैं। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर एक कब्र में 33 सोने के मनके प्राप्त हुए हैं, किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो गोल्ड बिट्स एंड कॉन्च सेल वर फाउंड फ्रॉम द टॉम्ब ऑफ ब्रह्मगिरी से ये मिले हुए हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ पर सारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आगे हमारा है क्या है,
वज्जी क्या है दोस्तों? वज्जी की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, जो वज्जी गणराज्य था ये क्या था? गणराज्य, ये गणराज्य था यानी कि रिपब्लिक, जिसे हम रिपब्लिक कहते हैं। वज्जी उस समय जो 16 महाजनपद हैं, तो सबसे पहले गणराज्य यानी रिपब्लिक जो इस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहले वज्जी में हुआ था और इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, सबसे पहले यहाँ पर हुआ था। द कैपिटल ऑफ वज्जी वाज बाई वैशाली। यहाँ गढ़ या संघ जैसी शासन व्यवस्था थी। ठीक है, जो हम लोग गढ़ पढ़ते हैं यहाँ रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुआ था ये वज्जी यानी कि वैशाली में ही हुआ था। देयर वाज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लाइक अ गढ़ और संघ हियर। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ से संबंधित थे, यानी दोनों लोगों ने शिक्षा इन सब की व्यवस्था के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन गढ़ जो होता है इसकी स्थापना बुद्ध धर्म में और जैन धर्म में दोनों में एक्सेप्ट किया गया है। बोथ बुद्धा एंड महावीर बिलोंग्ड टू गढ़, तो ये भी सही है। दिघ निकाय एक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है, तो जो दिघ निकाय है वो जैन ग्रंथ नहीं बल्कि क्या है? ये बुद्धिस्ट ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। द दिघ निकाय इज फेमस जैन टेक्स्ट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? बुद्ध टेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1, 2, 3 क्या है? करेक्ट है। तो 1, 2, 3 कौन सा? फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध को जो ज्ञान था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था, पीपल ट्री के नीचे प्राप्त हुआ था। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट इन बोध गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। इन्होंने अपना पहला उपदेश वैशाली में दिया था, यानी ही गिव्स हिज फर्स्ट सर्मन इन वैशाली। तो इन्होंने सबसे पहला उपदेश जो दिया था वैशाली में नहीं बल्कि इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। इन्हें निर्वाण कुशीनारा में, कुशीनारा यानी कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है यहाँ पर प्राप्त हुआ था, यानी कि जो निर्वाण यानी कि मोक्ष यानी मृत्यु की तरह कह सकते हैं, उसी को बुद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है, जो मृत्यु होता है। और ये कुशीनगर में बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा यानी कुशीनगर में हुई थी और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, तो बुद्धा गेव हिज टीचिंग इन प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत उस समय जन भाषा थी, लोगों की भाषा थी, इसलिए बुद्ध ने अपना जो अपना उपदेश दिया था वो ज़्यादा प्राकृत भाषा में ही दिया था ताकि सभी लोगों को तरह शिक्षा, सभी लोगों के पास शिक्षा की पहुंच बनी रहे। तो 1, 3, 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 3, 4 यहाँ पर आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वर्तमान जैन शिक्षा यानी अभी जो वर्तमान जो जैन शिक्षाएं हैं वो वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई, यानी इनका कलेक्शन है वो वल्लभी में किया था। जो अभी फिलहाल में जैन से संबंधित जो शिक्षाएं हैं उनका कलेक्शन यानी कि उनका कलेक्ट कहाँ पे किया गया था? उसे वल्लभी नामक स्थान पर किया गया था। द प्रेजेंट जैन टीचिंग वर रिटेन एट द प्लेस कॉल्ड वल्लभी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध तथा जैन दोनों लोगों ने ही संगठन, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ेंगे, बुद्ध और जैन दोनों लोगों ने ही शिक्षा के लिए संघ का स्थापना किया था, दोनों लोगों ने संगठन बनाया था। बोथ बुद्धा एंड जैन्स फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध के जो संघ थे इनके नियमों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इनके विनय पिटक में मिलता है। इनका जो क्या अभिधम्म पिटक क्या है? धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक यानी कि इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे उसमें, सुत्त पिटक में इनके उपदेश संग्रहित हैं, कलेक्टेड है। और धम्म पिटक यानी बुद्ध धर्म से संबंधित उसमें बातें की गई हैं। और बुद्ध संघ में जो रहने वाले जो भिक्षु और भिक्षुणी थे उनके लिए जो नियमों का उल्लेख किया गया था वो विनय पिटक में किया गया था। द रूल्स ऑफ बुद्धास संघ आर मेंशन्ड इन द विनय पिटक, तो ये भी हमारा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। कार्ले की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। जो कार्ले की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र में स्थित है और बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 क्या है? करेक्ट है हमारा। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना था। यहाँ तो 1, 2, 3 कौन सा है दोस्तों? ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? तांग वंश यानी तांग डायनेस्टी की बात कर रही है। तांग वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द तांग डायनेस्टी। तांग वंश की स्थापना जापान में हुई थी, यही हमारा गलत है। जापान में नहीं बल्कि चीन में हुई थी, यानी तांग वंश की जो स्थापना है, तांग डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन चाइना। ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका चाइना में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपका चाइना में हुआ था। इसकी राजधानी सियान थी, इट्स कैपिटल वाज सियान, तो ये आपका करेक्ट है। यानी कि चाइना में हुआ था तांग डायनेस्टी और इसकी राजधानी सियान थी। इस वंश में जो नौकरशाह यानी जो ब्यूरोक्रेसी है इनकी नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होता था, यानी उस समय भी इनकी जो नियुक्ति है परीक्षाओं के माध्यम से होता था। इन द डायनेस्टी ब्यूरोक्रेट्स वर अपॉइंटेड थ्रू एग्जामिनेशन, तो ये भी क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा जो है 2 और 3 दोनों क्या होगा? सही हो जाएगा।
यहाँ पर क्या है दोस्तों, सर्वप्रथम तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली राजधानी बनी, यानी दिल्ली सबसे पहले, अगर दिल्ली को राजधानी बनाने वाले जो राजवंश थे उसमें कौन थे, सबसे पहले जो तोमर राजपूत थे, जिसमें एक प्रतापी इनका जो शासक था कौन था, अनंगपाल, तोमर वंश का शक्तिशाली शासक था। इन्हीं के समय में क्या हुआ, दिल्ली को क्या किया गया था, राजधानी बनाया गया था। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। दिल्ली के देहलीवाल, दिल्ली में देहलीवाल नाम के सिक्के ढाले जाते हैं। दिल्ली में एक प्रकार का जो सिक्का ढाला जाता था उसका नाम क्या था, देहलीवाल। ठीक है, तो क्वाइंड नेम्ड देहलीवाल वाज नेम्ड इन मेंटेड इन दिल्ली। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। सही विकल्प चुनना है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ये करेक्ट है। रजिया सुल्तान वाज डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, और ये 1236 में, ये कब है, 1236 में क्या है, भारत की शासिका बनी थी। ठीक है दोस्तों। रुद्रमा देवी जो हमारा यहाँ पर साउथ का है, ये रुद्रमा देवी काकतीय वंश की शासिका थी। ठीक है, तो रुद्रमा देवी वाज द रूलर ऑफ काकतीय डायनेस्टी, तो ये भी सही है। ये इन महिलाओं के संबंधित बातें हैं यहाँ पर। रानी दिद्दा कश्मीर की शासिका थी, इनको दीदी यानी दिद्दा कहा जाता था। तो जो रानी दिद्दा थी वो कहाँ की शासिका थी, तो वो कश्मीर की शासिका थी। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं, सभी करेक्ट हैं यहाँ पर। पांडुलिपि तैयार करने के सही चरण, यानी जो पांडुलिपि तैयार की जाती थी उसके जो करेक्ट स्टेप थे, किस स्टेप में उसको तैयार किया जाता था, तो इसमें करेक्ट जो स्टेप है, सबसे पहले कागज़ तैयार किया जाता था, फिर उस पर क्या है, लेखन कार्य किया जाता था, फिर महत्वपूर्ण शब्दों को स्वर्ण सज्जित किया जाता था सोने से, मतलब सोने को पिघलाकर उसको एक तरह से हाईलाइट, जैसे हाईलाइटर करते हैं ना, तो स्वर्ण जिसको हमको कहते हैं कि स्वर्ण अक्षरों से लिखा, तो उसको ऐसा किया जाता था, सोने से उसको सजाया जाता था। फिर उसके बाद लास्ट में जिल्द तैयार किया जाता था, यानी उसके कवर को तैयार किया जाता था। यानी प्रिपेयरिंग पेपर राइटिंग, सबसे पहले प्रिपेयरिंग पेपर है, उसके बाद राइटिंग होता था। ग्लाइडिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यानी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको सोने के स्वर्ण जड़ित एक तरह से सोने से उसको सजाया डेकोरेट किया जाता था। और प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, लास्ट में सबसे लास्ट में क्या है, बाइंडिंग तैयार यानी जिल्द तैयार किया जाता था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। यानी कि ऐसा नहीं, हम लोग जानते हैं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया, लेकिन बाद में उसको कुछ क्षतिग्रस्त हुआ, कुछ में और निर्माण हुआ, कुछ ने उसको रेनोवेट कराया। तो इसमें तीनों लोगों का योगदान है। तो कुतुबुद्दीन ने इसको बनवाया था, इल्तुतमिश, फिरोज शाह ने इसको रेनोवेट किया था। कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण जहांपनाह में मोहम्मद तुगलक के समय में बना था। यानी जो बेगमपुरी मस्जिद है, जहांपनाह यानी दिल्ली का एक एरिया था, इसको हम जहांपनाह के नाम से जानते हैं। तो बेगमपुरी मस्जिद का जो निर्माण है वो मोहम्मद तुगलक के समय में जहांपनाह में कराया गया था। बेगमपुरी मास्क वाज बिल्ट इन जहांपनाह ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के कार्यकाल में हुआ था। यानी जो मोट का मस्जिद है, ठीक है, मोट के मस्जिद वाज बिल्ड ड्यूरिंग, मोट का मस्जिद यहाँ पे ट्रांसलेट में भी मोट के मस्जिद हो गया है, ये सिकंदर लोदी के कार्यकाल में हुआ था। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। स्थापत्य कला शाहजहां के काल में अपनी चरम सीमा पर था। जैसे ताजमहल बनाया गया है, रेड फोर्ट बनाया गया है और किले बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये शाहजहां के समय में जो इस आर्किटेक्चर था वो काफ़ी क्या था, एक तरह से इसका गोल्डन पीरियड कहा जाता था शाहजहां के काल को। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो चारों ही ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें भी। आगे क्वेश्चन है हमारा, गैरिसन शहर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। गैरिसन शहर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के रहने के लिए जो स्थान बनाया था उसका नाम, उसी को गैरिसन शहर कहा जाता है। द गैरिसन सिटी वाज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। पहले जो इक्ता प्रथा था, यानी इक्ता प्रथा को इसने समाप्त किया। इक्ता प्रथा समाप्त करके इसने सैनिकों को क्या किया, नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी लागू किया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था से तात्पर्य यानी कि मीनिंग है, मतलब यहाँ पे कि ये नियंत्रण यानी कि जो वस्तुओं का रेट है उस पर कंट्रोल किया जाए, कोई अपने मनमानी न कर सके। इट आल्सो इम्प्लीमेंटेड मार्केट कंट्रोल सिस्टम। तो ये भी करेक्ट है। और ये अपने सैनिकों के लिए, यहाँ पर सैनिकों की जो उनकी भोजन की ज़रूरत होती थी, इसने क्या किया, इसने किसानों के पैदावार का 50% हिस्सा क्या किया, कर के रूप में लगा दिया। इट फिक्स्ड 50% ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूसेस एज टैक्स। तो ये चारों ऑप्शन क्या है, हमारे करेक्ट हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ब्रह्म समाज की स्थापना, यहाँ पर स्थापना 1830 में की गई थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज जो था इसकी स्थापना 1830 में की गई थी। केशव चंद्र सेन इसके मुख्य नेता थे। ठीक है, तो जो केशव चंद्र सेन थे क्या इसके केशव चंद्र यानी कि ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड इन 1830 विद केशव चंद्र सेन इट्स मेन लीडर। प्रार्थना समाज की स्थापना 1967 में किया गया और बम्बई में किया गया था, ये भी करेक्ट है। प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1967, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेद समाज की स्थापना 1864 में चेन्नई में हुआ था, तो ये भी हमारा करेक्ट है। वेद समाजवाद इस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई इन 1864, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंह सभा की स्थापना अमृतसर में हुई और 1873 से शुरू हुई थी, यानी और भी प्लेस पे बारी बारी से हुआ था, लेकिन सिंह सभा की जो स्थापना है वो 1873 से अमृतसर से क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया था। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंह सभा स्टार्टेड इन अमृतसर इन 1873, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ बस सभी चारों ही उपयुक्त जो ऑप्शन है वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय, जो सिराजुद्दौला अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में जो युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ था दोस्तों, और इसमें सिराजुद्दौला को क्या हुआ था, सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। सिराजुद्दौला रहना चाहिए, वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी, तो ये करेक्ट है। और जब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया तो मीर जाफ़र को मुर्शिदाबाद का नवाब बना, यानी कि सिराजुद्दौला को यानी पराजित करने के बाद कौन वहाँ का नवाब बना था, तो जो मीर जाफ़र था वो नवाब बना था, और ये जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे हमारे। यहाँ पर भगत सिंह की बात कर रहे हैं, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नीचे, अच्छा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस की स्थापना एक ही वर्ष में किया गया था, एक वर्ष यानी 1925 में। ये दोनों की जो स्थापना है 1925 में की गई थी। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड आरएसएस वाज फाउंड इन द सेम ईयर, दोनों ही 1925 में स्थापित की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो लाहौर में 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक क्या बिल पारित कर दिया गया था, मतलब प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था, ये भी सही है। भगत सिंह ने बीके दत्त यानी बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में केंद्रीय असेंबली थी उसमें इन्होंने बम फेंका था, बीके दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह along with बीके दत्त threw a bomb in the assembly on April 8, 1929, तो ये भी क्या है, करेक्ट हो जाएगा हमारा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, यह भी करेक्ट है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, और भगत सिंह को जब फांसी दिया गया था तो इनकी उम्र जो थी वो मात्र 23 वर्ष की थी। तो सारे ऑप्शन हमारा इसमें सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल अंबाबाई कर्नाटक की थी, यानी अंबाबाई कहाँ से बिलोंग करती थी, ये कर्नाटक की थी। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया हुआ है। तो अंबाबाई कहाँ की थी, तो ये कर्नाटक की थी। अंबाबाई हु पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट वाज फ्रॉम कर्नाटका, ये करेक्ट ऑप्शन है। नमक सत्याग्रह में महिलाओं को शामिल करने के लिए सरोजनी नायडू ने गांधी जी से आग्रह किया था, ये भी करेक्ट है। यानी गांधी जी नमक सत्याग्रह में महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन थी उसके लिए तैयार नहीं थे, उसके लिए यानी कि सरोजनी नायडू ने क्या किया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था। सरोजनी नायडू हैड रिक्वेस्टेड गांधी जी टू इंक्लूड वुमेन इन द साल्ट सत्याग्रह, ये भी सही है। सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में क्या है, पहली भारतीय महिला की, अगर महिला की बात करें तो सरोजनी वो एनी बेसेंट थी जो 1917 में बनी थी, लेकिन भारतीय महिला की बात करें, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पहुंचने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वो सरोजनी नायडू थी, और 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने इसका किया था। सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो यहाँ पर भी सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित बात पे विचार कीजिए। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में से पारित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रस्ताव को पूरी तरह से सहमति कांग्रेस के द्वारा दे दी गई थी। कब, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था इसमें इसको प्रस्ताव मतलब पूरी तरह से इसको स्वीकृति दी गई थी। इट वॉज पास्ड इन द बॉम्बे सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑन 8 अगस्त 1942। अरुणा असफ अली
इस आंदोलन से जुड़ी थी। अरुणा आसफ अली थी, राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे। ये तीनों लोग ही क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, इन्होंने जो भूमिगत गतिविधियां हैं, यानी कि बहुत सारे जो नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी, तो ये लोग क्या है, मतलब छुप छुप कर बहुत सारे काम को कर रहे थे। कौन कौन? अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। अरुणा आसफ अली वाज एसोसिएटेड विथ दिस मूवमेंट। मतंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ तथा रमा देवी क्रमशः बंगाल, असम और उड़ीसा से थी। ये भी इसमें भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। जो मतंगिनी हाजरा थी वो बंगाल से, और कनकलता बरुआ असम से, और जो रमा देवी थी वो उड़ीसा से संबंधित थी। तो यहाँ पर भी हमारा सारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देवपुत्र की उपाधि, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासकों के द्वारा लगाया जाता था, यानी जो कुषाण शासक थे वो अपने उपाधि के साथ देवपुत्र लिखते थे। ठीक है दोस्तों, द टाइटल ऑफ देवपुत्र क्वाइंड बाय द कुषाण रूलर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन के द्वारा की गई थी। इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है वो हरिशेन के द्वारा लिखा गया है। और हरिशेन कौन था दोस्तों? ये हरिशेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति वाज कंपोज्ड बाय हरिशेन। हरिशेन वाज द कोर्ट पोएट्स ऑफ द समुद्रगुप्त। तो ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सारे करेक्ट हैं। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ये भी सही है दोस्तों। जो प्रभावती गुप्त थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले भूमि को अग्रहार कहा जाता था। द लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स वाज कॉल्ड अग्रहार। गुप्ता पीरियड की बात है यहाँ पर, ये गुप्त पीरियड की बात कर रहे हैं। तो गुप्ता पीरियड में जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था भूमि, उसे अग्रहार कहा जाता था। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई है। ठीक है, जो बाणभट्ट थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित वाज हैज़ बीन रिटन बाय बाणभट्ट। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। हर्षचरित की भाषा प्राकृत है। द लैंग्वेज ऑफ हर्षचरित इज प्राकृत। तो प्राकृत नहीं, जो हर्षचरित लिखा गया था ये संस्कृत में लिखा गया था। ये दोस्तों संस्कृत में लिखा गया था, तो संस्कृत हो जाएगा। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। तो 1 2 3 क्या है, करेक्ट है। तो हमारा जो पहला विकल्प है ये सही हो जाएगा। आहत सिक्के चांदी व तांबे के बने होते थे। आहत सिक्के किसे कहते थे? पंच्ड कॉइन, यानी जिसको पंच करके बनाया जाता था उसे आहत सिक्के के, जो यानी कि प्राचीन जो सिक्के हैं उसी को आहत सिक्के कहा जाते हैं। और जो आहत सिक्के होते थे वो चांदी और तांबे के बने होते थे। पंच्ड कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। तो ये ऑप्शन सही है। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों के द्वारा जारी किया गया था। ये भी सही है। गोल्ड क्वाइंस वर फर्स्ट इशूड बाय द कुषाण रूलर। ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले, यानी रोमन सिक्के के जो साक्ष्य हैं वो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ रोमन क्वाइंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम साउथ इंडिया, यानी कि यहाँ से इससे पता चलता है कि यहाँ इंडिया और रोम से क्या होता था, ट्रेड यानी व्यापार होता था। सिक्कों का जो अध्ययन है वो मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता था। द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब आते हैं अशोक के शिलालेख के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो लगभग हमारे 200 प्रश्न इसमें शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर 60 स्लाइड है लेकिन प्रश्नों की संख्या लगभग 200 से ज़्यादा ही होंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है, एक एक में बहुत सारे प्रश्नों को लिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें। और ज़्यादातर जो NCERT के ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता सबसे पहले 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने पाया था। तो जेम्स प्रिंस लिखा है यहाँ पे, प्रिंसेप होना चाहिए। जेम्स प्रिंसेप सक्सीडेड इन द रीडिंग ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन 1838, यानी 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों में देव नाम पिय और पियदस्सी अशोक के ही नाम मिलते हैं। नहीं, अब अशोक ने अपने जो देवनाम पी और पियदस्सी है वो अशोक के लिए ही प्रयोग किया गया है। इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन देवनाम पी और पियदस्सी हैव बीन मेंशन फॉर अशोका। ये अशोक के लिए ही था। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया नहीं, यानी कि और सारे जो है यहाँ पे इसमें जो
प्राकृत भाषा में, यानी इनके ज़्यादा जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर से जो प्राप्त अभिलेख हैं उसमें खरोष्ठी लिपि, अरमाइक जो अरमाइक भाषा है, ये सब देखने को मिलते हैं। खरोष्ठी स्क्रिप्ट हैज़ बीन यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। तो ये भी क्या है, हमारा चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि वेलेजली द्वारा, यानी सहायक संधि की शुरुआत करने वाला कौन था, वेलेजली के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1798 में तैयार किया गया था। सब्सिडरी अलायंस वाज प्रिपेयर्ड बाय वेलेजली इन 1798। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अवध पर 1801 में सहायक संधि थोप की गई थी, यानी कि जो सहायक संधि क्या है, अवध पर 1801 में जबरदस्ती उस पर लागू करा दिया गया था। सब्सिडरी ट्रिटी वाज इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1801। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। 1856 में अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में घोषित किया गया था और वहाँ के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह, उन पर कुशासन का आरोप लगाकर उनको अवध से बाहर निकाल दिया गया था। इन 1856 अवध वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज अ ब्रिटिश एम्पायर। तो ये भी यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अवध पर जब, यहाँ पर भी अवध से ही संबंधित प्रश्न है, जब वहाँ पर अवध पर ब्रिटिश एम्पायर लागू हो गया तो उसके बाद क्या किया अंग्रेजों ने, 1856 में उन्होंने क्या किया, एक मुस्त बंदोबस्त जो भूमि व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, उसको लागू कर दिया। अ वन टाइम्ड सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन द 1856। ठीक है, 1856 में उन्होंने एक मुस्त बंदोबस्त व्यवस्था यहाँ पर लागू किया। फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, इस व्यवस्था में ताल्लुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। इन दिस सिस्टम द लैंडलॉर्ड्स स्टार्टेड बीइंग एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड्स। तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर सभी ताल्लुकदार नवाब वाजिद अली शाह के वफादार थे, इसलिए इन्होंने बेगम हजरत महल के साथ वो क्या है, जो 1857 का जो क्रांति हुआ था, इसमें भी इसका मुख्य कारण था। और जो वहाँ पे जो ताल्लुकदार थे वो सभी लोग, इनकी नवाब वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, उनके साथ ये लोग हो लिए थे। और बेगम हजरत महल के जो पुत्र थे बिरजिस काद्र, ऐसा नाम था, बिरजिस कद्र, उनको वहाँ का नवाब घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन क्या है, सही है। रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये पेंटिंग की बात करें, रिलीफ ऑफ लखनऊ एक पेंटिंग है। ये क्या है दोस्तों, ये एक पेंटिंग है। इसको बनाया किसने था, थॉमस जोन्स बर्कर के द्वारा बनाया गया था। रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग वाज मेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर। हेनरी लॉरेंस लखनऊ का कमिश्नर था। तो इसमें जो 1857 का जो क्रांति हुआ था तो लखनऊ का कमिश्नर कौन था, वो हेनरी लॉरेंस था। बाद में ये मारा भी गया था वहाँ पर। हेनरी लॉरेंस वाज द कमिश्नर ऑफ लखनऊ। तो ये भी करेक्ट है। लखनऊ के विद्रोह का दमन कैंपबेल के द्वारा दबाया गया था। हेनरी लॉरेंस कमिश्नर थे, मारा गया था, लेकिन कैंपबेल बाद में अपनी भारी सेना लेकर आता है और वहाँ पर विद्रोहियों को क्या करता है, तितर बितर कर देता है। द रिबेलियन ऑफ लखनऊ वाज सप्रेस्ड बाय कैंपबेल। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इन मेमोरियम चित्र, ये भी चित्र है, इसका नाम है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम चित्र जोसेफ नोएल के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी करेक्ट है। क्या है, द इन मेमोरियल पेंटिंग वाज क्रिएटेड बाय जोसेफ नोएल। तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं हमारे दोस्तों। आगे जो प्रश्न है ये क्या है, अल्टामीरा गुफाएं। अल्टामीरा या अल्तमीरा भी इसे कहते हैं। अल्तमीरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्पेन में स्थित है। ठीक है, तो अल्तमीरा की जो गुफाएं हैं वहाँ पे ये स्पेन में स्थित हैं। लेस कॉक्स व सोवे की गुफाएं फ्रांस में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब हमारे जो पाषाणकालीन गुफाएं हैं वहाँ से बहुत सारे हमको भित्ति चित्र यानी कि वॉल पेंटिंग देखने को मिलता है यहाँ पर। तो लेस कॉक्स और सोवे की जो गुफाएं हैं वो फ्रांस में हैं। तो द केव्स ऑफ लेस कॉक्स एंड क्या है, सोवे, ये सोवे है, आर लोकेटेड इन द फ्रांस। तो ये करेक्ट हो जाएगा। मानव जीव विकास के उद्विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। यानी मानव जीव विकास, यानी जो मानव जीवन की जो उत्पत्ति हुई है इसका अध्ययन, इसका उद्विकास का जो अध्ययन होता है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो ये भी ऑप्शन हमारे चारों क्या है यहाँ पर सही हैं। कुंग सैन शिकारी संग्राहक समाज कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि कुंग, ये शिकारी संग्राहक यानी हंटर गैदर जिसे हम कहते हैं, ये कहाँ पाए गए दोस्तों, मतलब ये कहाँ मिलते हैं। तो कुंग सैन जो शिकारी संग्राहक हैं, हंटर गैदर हैं, ये मिलते हैं आपके अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर अफ्रीका हो जाएगा। समकालीन नृजाति समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, संजाति वृत्त यानी कि एथनोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी और कुछ नहीं।
तो यहाँ पर समकालीन निर्जातीय समूह यानी कि इसको संजातीय वृत्त कहते हैं, एथनोग्राफी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि कोई जो समकालीन यानी कि उस समय के जो रहने वाले लोग हैं उनका जो कल्चर है, खान पान, वेशभूषा, यानी बहुत सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड जितने भी स्टडी की जाती हैं उसे हम एथनोग्राफी यानी संजातीय वृत्त कहते हैं। इसे हम निर्जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन क्या पे करेक्ट है, लगता है इसका एक इंग्लिश वर्जन यहाँ पे गायब हो गया है। फिर क्या है दोस्तों, मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा से बना है। ठीक है, जो मेसोपोटामिया शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ठीक है, यह दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ की भूमि को दर्शाता है, यानी इट इंडिकेट्स द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। तो ये भी करेक्ट है। जो दजला और जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था वो दजला और फरात इन नदियों के बीच में उपजा था। जैसे हम लोग का इंडस वैली है, इंडस रिवर के था, यहाँ पर ये इसके था। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का जो निर्माण है वो कांस्य युग में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, ये भी सही है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया स्टार्टेड इन द ब्रॉन्ज एज, यानी मेसोपोटामिया के जो शुरुआती यानी कि शहर बनना स्टार्ट हुआ था वो ब्रॉन्ज युग में बनना स्टार्ट हो गया था। तो सारे ऑप्शन वहाँ पर भी सही है हमारे। सहकारी कंपनी अमूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो स्थापना है वो सबसे पहली बात ये किया गया था 1946 में। ठीक है, सरकारी कंपनी कोऑपरेटिव, सरकारी है नहीं दोस्तों, सहकारी है। कोऑपरेटिव कंपनी अमूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946 बाय त्रिभुवन दास पटेल। ठीक है, त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। गोदाम किस क्षेत्र का उदाहरण है? क्षेत्र मतलब सेक्टर। वेयर हाउस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेक्टर? हम लोग पिछले वाले जो क्लास है उसमें पढ़े हैं प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर है। तो जो गोदाम है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, वो टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। आर्थिक गतिविधियों के दौरान मूल्य में जो वृद्धि हो जाती है, आर्थिक गतिविधि यानी एक सामान हम लिए, उसमें कुछ और एडिट किए, उसको फिर और महंगा हो गया, फिर उसमें और कुछ एडिट किए और महंगा हो गया। इससे कोई सामान का, जैसे कोई लकड़ी लिया उससे बना दिया टेबल बना दिया, फिर उससे कुछ और बना दिया, तो ऐसे बनाते बनाते उसके मूल्य में क्या होती है, काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंक्रीज इन वैल्यू ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड। मूल्य वृद्धि यानी प्राइस इंक्रीज, वैल्यू एडिशन, प्राइस हाइक और सभी। तो इससे जो मूल्य वृद्धि होती है उसे मूल्य संवर्धन कहा जाता है। ठीक है, उसे वैल्यू एडिशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। ठीक है, यहाँ पर चेन्नई कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। भारत की सबसे प्राचीन नगर निगम जो संस्था है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो भारत की जो सबसे पहली नगर निगम संस्था है वो चेन्नई में स्थापित की गई थी। द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया इज चेन्नई। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 29 सितंबर 1688 को की गई थी। तो ये भी सही है हमारा। ये सबसे प्राचीन जो नगर निगम संस्था है इसकी स्थापना जो है 29 सितंबर 1688 को किया गया था। 1792 के एक अधिनियम ने मद्रास कॉरपोरेशन को नगर में स्थानीय कर लगाने का पावर दे दिया था। ठीक है, तो ऑफ पार्लियामेंट्री एक्ट 1792 गेव द मद्रास कॉरपोरेशन द पावर टू लेवी लोकल टैक्स इन द सिटी। तो ये सारे ही ऑप्शन क्या है हमारे सही हैं। जो अब इसे उस समय क्या, इसे हम क्या, इस समय जो है इसे ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। स्थानीय निकाय से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। सही है दोस्तों, स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडी से संबंधित कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? नगर निगम 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, यानी जहाँ पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है वहाँ पर नगर निगम की स्थापना होती है। यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर लोकेटेड इन द प्लेस विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख। जहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी है वहाँ पर नगर निगम स्थापित किया जाता है। और 1 से 10 लाख के बीच जहाँ जनसंख्या होती है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका काम करती है। ठीक है, जहाँ पर जो आबादी होती है, पॉपुलेशन जहाँ 1 to 10 लाख है वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी काम करती है। 1 लाख से कम जहाँ जनसंख्या होती है वहाँ पर नगर पंचायत काम करता है। देयर इज़ अ नगर पंचायत इज़ अ प्लेस वेयर पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख। तो ये चारों ही हमारे करेक्ट हैं। तो इसमें से सेपरेट प्रश्न करके भी पूछ सकता है और इस तरह से आपका कथन करके भी पूछ सकता है। जब वस्तु विनिमय एक दूसरे की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकताओं को अनुपूरित करते हो तो इसे क्या कहा जाता है? यानी कि पहले जब वस्तु विनिमय चलता था तो किसी को आवश्यकता है किसी को नहीं है, लेकिन दूसरे सामान की आवश्यकता मुझे है और जो मेरे पास सामान है उसकी आवश्यकता किसी और को है, तो इसको क्या कहा जाएगा?
व्हेन बार्टर इज एक्सचेंज टू कम्प्लीमेंट ईच अदर्स नीड इट इज़ नोन एज, इसे क्या कहते हैं? तो इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, आवश्यकताओं का द्विसंयोग कहते हैं। तो ये दोनों है, इसे हम इंग्लिश में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहेंगे और आवश्यकताओं का द्विसंयोग के नाम से इसे जाना जाता है। रुपए से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। तो भारत सरकार जो अभी हम लोग ये रुपीज़, ये अभी हम लोग जो रुपीज़ सिंबल ये है, ये रुपीज़ सिंबल का जो हम लोग यूज करते हैं इसकी बात कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने इसे 2010 में इसके लिए स्वीकृति दिया था, ठीक है। तो द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड द रुपीज़ सिंबल इन 2010। इसका जो डिजाइन है वो उदय कुमार के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो मुंबई में जो IIT है उसके मतलब ये टीचर या कुछ थे, मतलब वहाँ से उससे रिलेटेड थे, इन्होंने उदय कुमार ने इसका डिज़ाइन बनाया था। इट हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय उदय कुमार, ये भी करेक्ट है। इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे देवनागरी लिपि का र भी है और रोमन लिपि का R दोनों है इसमें, ठीक है दोस्तों। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट R यानी र और रोमन R से दोनों इसमें मिक्स करके इसको बनाया गया है। ऊपर की जो आप ऐसे देखेंगे ऐसे बना है, ऐसे बना है, एक ऐसे बनता है ये। तो यहाँ पर जो दो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या करती हैं? ऊपर की दो समानांतर रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज वो बराबर यानी इक्वल का जो चिन्ह है इसको बताती हैं। द टू पैरेलल लाइन्स एबव रिप्रेजेंट द नेशनल फ्लैग एंड द इक्वल साइन, ये दोनों इसको बताती हैं। तो यहाँ पर भी चारों ऑप्शन हमारे क्या हैं? करेक्ट हैं। अनुच्छेद 22 फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 22 ऑफ क्रिमिनल लॉ प्रोवाइड्स एवरी अरेस्टेड पर्सन विद द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। क्या क्या अधिकार है अनुच्छेद 22 के तहत फौजदारी कानून के अंदर में किसी व्यक्ति को? गिरफ्तारी के कारण को जानना, यानी कि अनुच्छेद 22 के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि उसको कारण बताया जाए कि वाई द पर्सन इज अरेस्टेड। 24 घंटे यानी 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना चाहिए। अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। दुर्व्यवहार यातना से, यानी कि अगर उसको जैसे थाने में ले जाते उसको मारना पीटना ये सब होते हैं तो उसके लिए भी वो अपना बचाव कर सकता है। उसको अधिकार है कि वो किसी प्रकार की दुर्व्यवहार और यातना उसको नहीं दी जाएगी। 15 साल से कम उम्र के बच्चे व महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता, ये भी आपका अनुच्छेद 22 कहता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और अगर कोई महिला है तो उसे केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। तो 1 2 3 4 यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरह से केवल प्रश्न में भी, सिंगल प्रश्न में भी आ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे व महिला को सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। तो यहाँ पर आर्टिकल दिए रहेंगे तो उस आर्टिकल को हमको बताना रहेगा, ठीक है। तो सारे ही ऑप्शन हमारे सही हैं। भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेसिस्ट, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये किस में है? यानी ये आर्टिकल 15 में कहा गया कि किसी भी भारत के जो नागरिक हैं उनमें धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान किसी भी अनुसार उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी से, अस्पृश्यता से संबंधित है। आर्टिकल 28 जो है वो कहता है कि किसी भी सरकारी संस्थान में धर्म, जाति से संबंधित किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जो सरकार से संबंधित जो इंस्टीट्यूशन है उसमें धर्म, जाति को मतलब इग्नोर किया जाएगा। 21 क्या है? 20 जो है ये है राइट टू लाइफ है, यानी जीवन का अधिकार, ये हमारे आर्टिकल 21 से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो 58 नंबर का आंसर है वो हमारा अनुच्छेद 15 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद 21 की बात करके, अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन के अधिकार से है। आर्टिकल 21 डील विद द राइट टू लाइफ, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यायालय ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। तो जो आजीविका का अधिकार है यानी कि लिवलीहुड, राइट टू लिवलीहुड है, वो भी किसका पार्ट है? वो भी राइट टू लाइफ यानी कि जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसको न्यायालय ने माना है। तो ये अनुच्छेद 21 के तहत ही आजीविका के अधिकार को भी शामिल किया जाता है। तो ये न्यायालय के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। और ये कब, ये जो निर्णय है कब दिया गया था? तो यह फैसला ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम में आया था कि क्या कि जो आजीविका है वो क्या है? जीवन के अधिकार में इसको शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन क्या हैं? हमारे करेक्ट हो जाएंगे। दीवानी कानून से संबंधित सही विकल्प पर चयन करना है हमको कि ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू सिविल लॉ। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है। इट इज़ रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ राइट ऑफ पर्टिकुलर
पर्सन यानी किसी व्यक्ति विशेष संबंधित अधिकारों के राइट से हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दीवानी कानून कहता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो राइट्स है इसमें इनका विवरण दिया गया है। प्रभावित पक्ष, अगर कोई पक्ष प्रभावित है तो प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। अ पिटिशन इज फिल्ड, यानी इसमें कोई भी पक्ष है, दोनों में से कोई पक्ष क्या कर सकता है, अपना पिटिशन क्या है न्यायालय में दे सकता है। तो ये भी सही है हमारा। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक हो या फिर जो किराएदार है वो दोनों में से कोई भी एक मुकदमा कर सकता है। इफ़ द मैटर इज रिलेटेड टू द रेंट देन द टेनेंट और लैंडलॉर्ड कैन बी फाइल सूट। तो ये भी हमारे चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। हमारा क्लास यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगले क्लास में अभी जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का हमारे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।